एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी पैक। आज हम बात करने वाले हैं गाइस बाल विकास के बारे में कि ये किन एग्जाम्स में पूछा जाता है, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स में जहां पर बाल विकास पूछा जाता है और कितने नंबर का वेटेज लेकर चलता है। फिर उसके बाद ये जो बुक्स हैं जिनकी हेल्प से हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पर अच्छे से पकड़ जमा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है बहुत से लोग कंटेंट तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। आपको पता होगा सीटेट हो, कोई भी एग्जाम हो जहां पर वेटेज लेकर आधा आधा हो जाता है, सब्जेक्ट्स का कंटेंट अलग हो जाता है, सब्जेक्ट की पेडागोजी भी पूछी जाती है। तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हम कंटेंट तो बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन बाल विकास पर हमारे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, जिस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आज हम इस वीडियो में उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से एग्जाम है जिसमें सी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, रीट हो गया, मतलब जो भी एग्जाम है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कितने कितने नंबर का पूछा जाता है। तो वीडियो एंड तक देखना और आज हम इस पर थोड़ी सी बुक्स के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप बीएड अभी आपका रनिंग में है तो आप अभी से ही बाल विकास को पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल फैक्ट है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रही कि सभी के साथ, लेकिन बहुत से लोगों के साथ होता है जो बीएड डीएड में रनिंग में होते हैं, उनको ये लगता है कि जब बीएड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हम सीटेट की तैयारी शुरू करेंगे। सीटेट क्या है भाई, आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके बाद ही आप किसी भी अदर जो सेंट्रल एग्जाम्स हैं, केवीएस, एनवीएस, डीएसबी वगैरह, इन सब में अपियर हो पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो लोग अगर रनिंग में है, जैसे बीएड है, बीएलएड है, डीएड है, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि ये 2 साल कंप्लीट होने के बाद या ये डिग्री डिप्लोमा होने के बाद हम तैयारी शुरू करेंगे। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आप अभी रनिंग में है तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप अभी से ही अपनी प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बहुत हद तक बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो टीचिंग एग्जाम्स की अगर आपने एम बनाया है तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगी कि अगर आपने एक एम बना लिया है तो उस पर ही आप डिटरमिनेट रहिएगा। जब तक आप किसी भी चीज पर दृढ़ निश्चय नहीं कर लेते कि ये एग्जाम की तैयारी हमको करनी है और उसी एग्जाम में हमको क्रैक करके दिखाना है, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। टीचिंग एग्जाम अगर आपने सोच लिया है तो यहाँ पर सीडीपी अपना बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगा। अब किस तरीके से करेगा वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो एग्जाम्स की लिस्ट है तो उनके बारे में हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम। सबसे पहले जैसे सीटेट हो गया, एमपी टेट, अदर स्टेट के बारे में तो टेट जितने भी हैं वो, लेकिन एमपी टेट चूंकि अभी इसका एग्जाम होने की स्थिति में कह सकते हैं कि भाई फॉर्म फिल हो गए तो अब तो होगा ही एग्जाम। तो इस तरीके से सी टेट, एमपी टेट, डी ट्रिपल एस बी, एनबीएस, केबीएस, डी ट्रिपल एस बी, फिर उसके बाद आपका एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल और यूपी टेट, ठीक है। तो यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट और रीट, ये जो कुछ एग्जाम है जहां पर सी टेट बहुत ही, जहां पर सीडीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखो सी टेट में क्या होता है, 30 नंबर का बाल विकास आता है और हर सब्जेक्ट की पेडागोजी पूछी जाती है, तो लगभग 60 नंबर की पेडागोजी यहाँ पर पूछ ली जाएगी। फिर उस एमपी टेट में भी सेम ऐसा ही होता है कि 30 नंबर का तो बाल विकास आता है, 60 नंबर की सब्जेक्ट पेडागोजी आती है। रीट में क्या होगा भाई, 30 नंबर का तो आपसे पूछा ही जा रहा है, सब्जेक्ट पेडागोजी है, आप इसको 40-45 से लेकर लगभग 60 तक मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट भी पूछा जाता है। जैसे इंग्लिश में 20 नंबर का कंटेंट हो सकता है, 10 नंबर का पेडागोजी पूछ लिया। ईवीएस में क्या होता है कि 20-22 नंबर का कंटेंट हो गया, 8 नंबर की पेडागोजी हो गई, लगभग आप 45 से 50-60 नंबर मानकर चल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एनवीएस हो गया, तो एनवीएस में भी क्या होता है आपका, यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, पेडागोजी तो पूछे प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। केवीएस हो गया, तो अगर हम पीआरटी की बात करते हैं तो पीआरटी में क्या होता है, 20 मार्क्स का पूछा जाता है और टीजीटी में आपसे 40 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर डी ट्रिपल एस बी में अगर हम पीआरटी की बात करते हैं तो यहाँ पर सीधा सीधा 100 मार्क्स का पूरा एक पेपर ही अलग हो जाता है, सेक्शन ही उसका अलग दे देते हैं, वो पार्ट ए पार्ट बी करके। पार्ट ए जो कि आपका जनरल पूछा जाता है और पार्ट बी जिसमें आपसे 100 मार्क्स की पूछी जाती है। ईएमआरएस में क्या होता है कि भाई 20 नंबर का पूछा जाता है और यूपी टेट में 30 नंबर और प्लस थोड़ी बहुत पेडागोजी समझ लीजिए, तो लगभग 30 और समझ लीजिए कि भाई 30 नंबर का वो कहीं कहीं पूछ सकते हैं, बट ये 30 नंबर तो बिल्कुल फिक्स है। तो यहाँ पर ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो अगर हम टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है।
क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार ये सोच लेते हैं कि चलो ठीक है हो जाएगी प्रिपरेशन, अभी तो भाई हम रनिंग में चल रहे हैं, हमारा ग्रेजुएशन हो रहा है या बीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा। अब पढ़ना किस तरीके से, अगर आपने देखो रीट का फॉर्म फिल किया है या जिस भी एग्जाम का फॉर्म फिल किया है, क्योंकि रीट अभी बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकती है, भाई डेट तो उन्होंने दी, अगर सारी कंडीशंस अच्छी रही तो 26 सितंबर को एग्जाम हो भी जाएगा। तो रीट के लिए जैसे आप हम देखें तो सबसे पहले किस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो वहीं की स्टेट की आप साइकोलॉजी की बुक उठाओ, ठीक है। ये जो साइकोलॉजी की बुक है, ना केवल मैं रीड के लिए बोलूंगी, मैं तो आपको ये बोलूंगी कि अगर आप अपना बेस क्लियर करना चाहते हैं तो जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक है साइकोलॉजी की, वहीं से शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप केवल रीड के लिए कर रहे हैं तो ये पढ़ना ही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि क्या होता है, अगर आपने DSSB का जो फॉर्म फिल किया हुआ है पीआरटी के लिए, वहां पर 100 मार्क्स का पूछा जाता है। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट्स की पेडागोजी भी पूछ ली जाती है, सीडीपी तो पूछी ही जाएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी कुछ क्वेश्चंस रख लिए जाएंगे, मतलब सब कुछ पूछ लिया जाता है। तो इसलिए ये चीज समझना जरूरी है कि हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर राजस्थान बोर्ड की जो साइकोलॉजी की बुक्स हैं वो हो गई, उसके बाद एनसीईआरटी की 11th-12th की, मतलब बहुत हद तक सिमिलरिटीज ही मिलेगी राजस्थान बोर्ड की बुक्स और एनसीईआरटी में, लेकिन वहां पर थोड़ी सी लैंग्वेज इजी कह सकते हैं। मुझे राजस्थान की जो साइकोलॉजी की बुक लगी उसकी लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ा सा इजी लगा, इसलिए भाई आप चाहे तो एनसीईआरटी 11th-12th की भी पढ़ सकते हैं। और राजस्थान की जो बुक्स हैं वो आप प्रिंट आउट के फॉर्म में पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो उनका प्रिंट आउट निकलवा लें, आप फिर पीडीएफ के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद वेटेज के अकॉर्डिंग भी आपको पढ़ना रहेगा। वेटेज अगर आपको केवल दिख रहा है कि ईएमआरएस में 20 मार्क्स का है, तो आप केवल पर डे अगर 1 से 1.5 घंटे भी देंगे तो काम चल जाएगा। कितना, अगर देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, अगर किसी भी सब्जेक्ट किसी भी एग्जाम में अगर आपको 20 मार्क्स का वेटेज दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको 1.5 घंटे भी अगर पर डे पढ़ेंगे, 1.5 घंटे कैसे पर डे पढ़ेंगे, 1 घंटे तो सबसे पहले थ्योरी कीजिएगा, क्योंकि देखो थ्योरी जितनी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, कंसेप्ट जितने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आप उतने ही अच्छे से एमसीक्यूज को डील कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये करना है कि आप एमसीक्यूज पढ़ें फिर उसके बाद थ्योरी पे जाएं, तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी को स्किप मत कीजिएगा, थ्योरी पढ़ना जरूरी है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे केवीएस के टीजीटी में 40 मार्क्स का वेटेज होता है, तो कम से कम आपको यहाँ पर 2.5 से 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, 1 से 1.5 घंटे आप देंगे अपनी थ्योरी को और 1.5 घंटे ही देंगे आप यहाँ पर एमसीक्यूज को, ठीक। थोड़ा सा ये समझते चलना है कि भाई कितने कितने मार्क्स है तो हमको कितना पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसमें 10 नंबर की पेडागोजी पूछी जा रही है और हम दिन भर पेडागोजी या चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। और जहां पर 100 मार्क्स की पूछी जा रही है जैसे DSSB में, तो हम केवल दिन में 1 ही घंटा पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर समझ लो कि अगर 100 नंबर आपसे पूछे जा रहे हैं तो कम से कम मिनिमम आपको 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आपको पता ही नहीं रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। सब्जेक्ट की पेडागोजी से पूछेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट से पूछेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछेंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए पता नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5 घंटे में 2 घंटे थ्योरी, क्योंकि थ्योरी में बहुत ज्यादा क्या होता है, कभी कभी हम मल्टीपल टाइम्स अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा बोरियत होने लगती है, लेकिन अगर हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत इंटरेस्ट भी आता है, मजा भी आता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर नंबर कम आए तो लगता है कि अब हमको और ज्यादा इंक्रीज करना है, तो उसके लिए एमसीक्यूज करेंगे और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर नंबर अच्छे आ रहे हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे कि अगर 10 में से अगर आपके 5 आ रहे हैं तो आप अगली बार कोशिश करेंगे कि 6 आए, लेकिन अगर आपके पहली बार में 9 आ गए तो आप ये कोशिश करेंगे 9 से 10 हो जाए, लेकिन 8 नहीं होने चाहिए। इस तरीके से कुछ माइंड में अपने टारगेट्स बनाकर चलना है। जितने भी एमसीक्यूज हैं, चाहे पीडीएफ फॉर्म में आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जिस भी वे में आप पढ़ रहे हैं, बस आप लगाते रहिएगा। और ये जो टाइम है ये ध्यान में देकर चलना है। जैसे अब सीटेट है, ठीक है, सीटेट में क्या होता है कि भाई 30 नंबर का तो बाल विकास है, जैसे जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन वगैरह भी आ जाता है। तो क्या करना है कि इसके लिए तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर ही, आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा हो जाते हैं, सफिशिएंट रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ अलग से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप यूथ पब्लिकेशन टाइम्स की जो बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन की, वो आप यहाँ पर देखो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो जो आप पढ़ना चाहे, अपने मन से पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। जो मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं यहाँ पर सजेस्ट कर रही हूँ यूथ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज है, वो भी चैप्टर वाइज। सबसे बड़ी बात है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है यहाँ पर।
आप चाहे तो जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। और सी टेट में देखो 30 नंबर का तो ये और 60 नंबर का बाल विकास सॉरी जो सब्जेक्ट्स की पेडागोजी होती है तो 90 नंबर हो गए। और क्वालिफाइंग भी कितने 150 में से 90 ही चाहिए होते हैं। तो कम से कम आप यहाँ पर कम से कम मैं बोल रही हूँ 4 घंटे तो पढ़ो इसको। 4 घंटे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि और सब्जेक्ट्स भी थोड़े पढ़ते जाओगे तो यहाँ पर आपका 110 प्लस स्कोर तो बहुत अच्छे से हो ही जाएगा। सेम बात यहाँ पर एमपी टेट के लिए लागू हो जाती है। अब एमपी टेट के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो सबसे पहले तो ये जो एमसीक्यूज है ये तो पढ़ना ही है। तो यूथ ले लो, यूथ की बहुत अच्छी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है। फिर उसके बाद जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं साइकोलॉजी की वो पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद चूंकि इसके प्रीवियस ईयर पेपर हमारे पास है नहीं क्योंकि भाई बहुत टाइम बाद हो रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमको यहाँ से मिल नहीं सकते हैं। तो अब उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए थ्योरी के लिए आप NIOS की बुक पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे से डिटेल में और बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताया गया है। तो आप चाहें तो NIOS की बुक पढ़ सकते हैं, ये आपको सभी जगह काम आ जाएंगी। अगर आपने कुछ बुक्स पढ़ ली ना तो वो आपके सभी एग्जाम्स में काम आ सकती है, ना कि केवल एक ही एग्जाम के लिए। आप DSSB के लिए चले जाएं, चाहे आप KVS के लिए चले जाएं, सभी एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगी। कौन कौन सी बुक्स, एक बार NCERT 11th-12th की हो गई, फिर उसके बाद राजस्थान वाली बुक हो गई, फिर उसके बाद यूथ पब्लिकेशन जो कि MCQs के लिए हो गई, फिर उसके बाद NIOS थ्योरी के लिए बहुत अच्छी बुक है। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ सकते हैं क्योंकि NBS में टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करते रहना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। अगर साइकोलॉजी बस ये समझ लो कम से कम दिन में 3 घंटे तो पढ़ना ही है। बस अपना वेटेज देख के चलना कि जिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, रीड की कर रहे हो तो मिनिमम 3 घंटे, एमपी टेट की कर रहे हो तो मिनिमम 3 घंटे, सी टेट की कर रहे हो तो 1 से 1.5-2 घंटे भी चल सकता है, DSSB की कर रहे हो तो कम से कम 5 घंटे आपको साइकोलॉजी पढ़ना ही पड़ेगा। कम से कम 4 से 5 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि 100 नंबर का वेटेज है। जितना अच्छा स्कोर आप वहां कर लोगे तो कभी अगर जो रीजनिंग मैथ्स में जैसे बहुत लोगों का मैथ्स अच्छा नहीं है तो जहां पर जो 20 मार्क्स का जो गैप आ सकता है वो आप वहां पर फिल कर सकते हो। ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा अच्छा है, कहां पर पकड़ अच्छी है, तो हम वहां पर नंबर गेन कर सकते हैं। तो देखो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आज की वीडियो में मैं बस यही बताना चाह रही थी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग एग्जाम में। अगर उसकी तरफ आपका रुख है कि हाँ मुझे टीचर ही बनना है तो आप इस सब्जेक्ट को नकार नहीं सकते। क्योंकि जब भी मैं किसी से बात करती हूँ तो यही पता चलता है कि बाकी सब सब्जेक्ट्स तो हो जाएंगे, इवन मैथ्स भी लोगों से बहुत अच्छे से हो जाता है भाई प्रैक्टिस कर कर कर, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। NIOS की बुक है और राजस्थान बोर्ड की जो बुक है साइकोलॉजी की वो आपको आपका बेस क्लियर करने में आपका बहुत ज्यादा साथ देंगे। उसके बाद फिर आप NCERT पर जा सकते हो, फिर कोई भी बुक पढ़ना चाहो वो पढ़ सकते हो, किसी भी पब्लिकेशन की पढ़ सकते हो, वो कोई मैटर नहीं करता। बट हाँ जहां बेस क्लियर करना है वहां जो सोर्स है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। MCQs के लिए आप चाहे यूथ ले लो, आप चाहे जो भी बुक लेना चाहो वो ले सकते हो। बस ये है कि जहां हम थ्योरी या हमारा कंसेप्ट या बेस क्लियर कर रहे हैं वो चीजें ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में गाइस मुझे यही बताना था कि CDP बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है टीचिंग एग्जाम में, और बिल्कुल इसको अवॉइड मत कीजिएगा क्योंकि अगर आपने इसको अवॉइड कराना तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। देखो क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि चलो हम इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और EVS या जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं हम उन पर पकड़ अच्छी कर लेंगे और थोड़ा बस अगर बाल विकास में 30 में से 10-15 नंबर भी लिया तो हो जाएगा। तो देखो ऐसे नहीं होता है। बाल विकास क्या है, सब्जेक्ट्स की पेडागोजी की फॉर्म में जब आपसे पूछा जाता है ना तो बहुत मतलब मार्जिन बहुत ज्यादा ले लेता है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, टाइम है अभी, रीट में भी टाइम है, DSSB में भी आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। एमपी टेट का तो अभी आपको कुछ पता ही नहीं है कि कब होने वाला है, और ये हमारे इसमें भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा जहाँ पर 20 मार्क्स का वेटेज है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। और बस यही है कि नेक्स्ट वीडियो में अब हर सब्जेक्ट्स पर मैं एक एक ऐसे करके वीडियो बनाऊंगी कि इस सब्जेक्ट में आपको इतना पढ़ना चाहिए, इन बुक से हेल्प ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। जो लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।